गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। STS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ये सारे लेक्चर्स देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की श्रृंखला में कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप में से कई बच्चे जानते हैं कि जब हम भारतीय संविधान को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम मुख्य रूप से पहले अनुच्छेदों, भागों अर्थात संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं आपको संविधान के भाग, संविधान के कुल 22 भाग होते हैं, संविधान के स्रोत यानी किस किन देशों से कौन कौन से संविधान के प्रावधान लिए गए हैं और संविधान सभा के बारे में बता चुका हूँ। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। आज हम अनुसूचियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार 22 भाग हैं उसी प्रकार 12 अनुसूचियां हैं। तो हमें यहाँ पर इन 12 अनुसूचियों को तोड़कर पढ़ना है। तोड़ने से क्या तात्पर्य है मेरा? मूल संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया, उस मूल संविधान में 12 नहीं अपितु मात्र 8 अनुसूचियां थीं। जो 8 अनुसूचियां आप यहाँ लिखी देखी पा रहे हैं, यही 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थीं, जो कि हमारा 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ। 4 जो अनुसूचियां और हैं, 8 + 4 12, तो 4 जो और अनुसूचियां हैं वो समय समय पे स्वतंत्रता के उपरांत, बल्कि यूँ कहें कि गणतंत्र के उपरांत यानी कि संविधान के लागू होने के उपरांत समय समय पे भिन्न भिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई। तो हम पहले 8 के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम उन 4 के बारे में आएंगे। तो आइए सीधे अपने बिंदु पर आते हैं। पहली अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची हो, पहला अनुच्छेद हो, पहला भाग हो, आपको बिल्कुल एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि राज्य से संबंधित, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सारे प्रावधान पहली अनुसूची, पहले भाग और पहले अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, ये पहली अनुसूची में वर्णित है। आते हैं दूसरी अनुसूची में। देखिए, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची बहुत ही कायदे से पढ़ने वाली है। कई छात्र यहाँ पर धोखा उठा जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन दिया गया है, यानी बहुत सारे पदाधिकारियों का, बहुत सारे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन, भत्तों और पेंशनों का वर्णन किया गया है। और तीसरी अनुसूची में बच्चे ये पढ़ लेते हैं कि उन अधिकारियों, उन पदाधिकारियों, उन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के द्वारा ली गई शपथ के प्रारूपों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हमें यह तो याद रखना ही है कि वेतन, भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में है, जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूपों का वर्णन किया गया है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है परीक्षाओं का, और विगत बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ ये लाइनें ही ना पूछ के अंदर से पूछ दिया जाता है। वो प्रश्न इस तरीके से पूछ देता है कि बताइए कि द्वितीय अनुसूची में निम्न 4 में से किस एक के वेतन भत्ते का वर्णन नहीं किया गया है, और उसमें राष्ट्रपति भी देता है, उपराष्ट्रपति भी देता है, 1-2 पद और दे देता है। और हम राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन यहाँ पे दिया गया है तो हमने नहीं पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी हम आंसर उपराष्ट्रपति नहीं मारते, जबकि उपराष्ट्रपति ही उसका सही उत्तर होता है। तो हमें अंदर जाके पढ़ना बड़ा आवश्यक है। तो चलिए आते हैं वेतन, भत्ते और पेंशन, जो कि द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो किन किन कैटेगरीज के वेतन, पेंशन और भत्तों का वर्णन किया गया, ये मैंने इसीलिए यहाँ लिख दिया है। यदि मैं चाहता तो मैं शॉर्ट में सिर्फ ये लिख के और आगे स्किप कर जाता, और जो वीडियो 20-25 मिनट जाना है शायद वो वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो जाता। लेकिन मेरा अभिप्राय यहाँ समय काटना नहीं है, अपने वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये वीडियोज़ बनाने का या लेक्चर लेने का ये है कि कोई भी छात्र या छात्रा भले ही 10 मिनट या 15 मिनट अधिक समय दे, लेकिन अगर वो लेक्चर अटेंड करे और परीक्षा में बैठे और उस लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसका गलत नहीं होना चाहिए, वरना उसके द्वारा की गई मेरे लेक्चर्स पर मेहनत और मेरे द्वारा खड़े होकर आधा या पौन घंटा बोलना सब निरर्थक है। चलिए, तो वेतन, भत्ते और पेंशन द्वितीय में है, और किन किन के हैं तो ये 8 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। भारत के राष्ट्रपति, अब देखिए, आप कैटेगरी बना के याद करेंगे, इनको भी पेयरिंग से याद करेंगे।
भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल एक साथ याद करें। लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ याद करें, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति। अब ये जो राज्यसभा सभापति है, यहीं पे थोड़ा सा ड्रामा है, बताऊंगा अभी आपको। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और ठीक उसी प्रकार राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ये तो चार आप पेयरिंग बनाएं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ठीक उसी प्रकार राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इन 5 पदों पे बैठे लोगों, महानुभावों के वेतन, पेंशन और भत्तों की चर्चा करी गई है द्वितीय अनुसूची में। एक और कैटेगरी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं, अनुच्छेद 148 में इसके समस्त प्रावधानों का वर्णन किया गया है। संबंधित अध्याय में आप बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, तो एक ये याद रखें। तो ये 8 कैटेगरीज आप अच्छे से याद रखें। पुनः रिवाइज करा रहा हूं मैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश और कैग। ये 9 कैटेगरी याद रखें द्वितीय अनुसूची में। आइए तृतीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा की गई है। वहीं तृतीय अनुसूची में इनके द्वारा ली गई शपथ की चर्चा की गई। लेकिन इनके द्वारा ली गई से तात्पर्य यहां यह बिल्कुल नहीं है कि इन सभी के द्वारा, ना, इसीलिए मैंने यहां कैटेगरीज करके लिख दिया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है द्वितीय अनुसूची के अनुसार, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को द्वितीय अनुसूची के अनुसार वेतन नहीं मिलता। हमारे संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा कहीं नहीं है, चूंकि, ध्यान से सुनिए, चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती। तो ये चीज यहां पर आप याद रखें, इसलिए मैंने एक एक बिंदु को लिख दिया। शपथ, किन किन की शपथ का प्रावधान है, किन किन महानुभावों के शपथ के प्रारूपों का प्रावधान है। तो संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, ये 3 आप एक साथ याद रखें, पेयरिंग बना के याद करें, एक साथ याद रखें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के अभ्यर्थी। अब देखिए जैसे यहां पे था संसद के लिए निर्वाचन योग्य अभ्यर्थी और संसद के सदस्य, ठीक इसी प्रकार और राज्यों में तो राज्य विधानमंडल होता है, तो राज्य विधानमंडल के अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। सिर्फ इन 9 कैटेगरीज की हम यहां बात करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि द्वितीय अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन के प्रावधान नहीं है, जबकि उनके द्वारा राज्यसभा के सभापति के पद पे जो कार्य किए जाते हैं उनके वेतन भत्तों की चर्चा की गई। ठीक इसी प्रकार अगर हम तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे जो राज्य व्यवस्था को थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आगे चल के मेरे द्वारा तो पढ़ेंगे ही, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का संज्ञान देता है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो इसलिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है, ना कि अनुसूची 3 में। तो ये मेरे द्वारा जो बहुत डिटेल में लिख दिया गया है, इसको आप हल्के में डालें, नोट करें और ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूं। चौथी अनुसूची,
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए आगे अब आप जब पढ़ेंगे, जब आप भाग 5 में जाएंगे और भाग 5 में जाके, जैसा कि मैंने आपको अपने भाग के चैप्टर में बताया था कि भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, तो जब आप संघ सरकार में जाएंगे तो वहाँ एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80। तो उस आर्टिकल 80 में आप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उसको बहर रूप से बताया गया है। यहाँ आपको चौथी अनुसूची के रूप में इसे याद रखना है। आइए 5वीं। अब देखिए ये 5वीं और 6ठी अनुसूची से खूब क्वेश्चन आते हैं, थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं। थोक के भाव इसलिए कह रहा हूं कि अभी जल्दी में इससे क्वेश्चन आया था। 6ठी अनुसूची से यूपीपीसीएस में शायद 2019 में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें राज्य व्यवस्था के इस पोर्शन से प्रश्न आता हो। चलिए 5वीं, पहले तो हम समझते हैं कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में अंतर क्या है। तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जो विशेष अंतर है वो ये है कि एक तो 5वीं अनुसूची में एक कंप्लीट लाइन नहीं कही गई है, अर्थात ये कहा गया है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र आते हैं उनके प्रशासन की बात की गई है। लेकिन अनुसूची 6 में और एक्सप्लेन करके कहा गया है कि पर्टिकुलर इन 4 क्षेत्रों के, यानी इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात अनुसूची 6 में कही गई है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी आप यहां प्रयोग कर सकते हैं। ATM, यम से मतलब मिजोरम और मेघालय, ए से मतलब असम और टी से मतलब त्रिपुरा। असम, त्रिपुरा और ATM का स्क्वायर कर दीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आप एक ट्रिक के रूप में भी ATM स्क्वायर को प्रयोग कर सकते हैं, और बिल्कुल भी इसको भूलें ना, स्मरण रखें, बहुत ही क्वेश्चन इससे आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची, जबकि इन पर्टिकुलर 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चाएं, प्रशासन के प्रावधान, इन 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन के प्रावधान अनुसूची 6 में किए गए हैं। तो ये दोनों याद रखें। जिस तरह से आपको द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची एक साथ पढ़नी है, द्वितीय में वेतन की बात कही गई है, भत्तों की बात कही गई है, पेंशन्स की बात कही गई है, ठीक उसी प्रकार तृतीय में शपथ की बात कही गई है। उसी प्रकार हम चौथे को अलग से पढ़ेंगे और 5वीं और 6ठी को एक साथ पढ़ेंगे। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की बात कही गई है, जबकि 6ठी में 4 पर्टिकुलर राज्य बता दिए गए हैं कि भैया इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात हम करेंगे, प्रावधान करे गए। आइए 7वीं में। 7वीं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए ये जो 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 अनुसूचियों में एंटर करके एक एक अनुसूची से 10-10, 12-12 क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपकी 7वीं अनुसूची से। अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। मूल संविधान में 7वीं अनुसूची में, पहले समझते हैं कि 7वीं अनुसूची है क्या। 7वीं अनुसूची में संघ यानी कि केंद्र, राज्य, इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों के बंटवारा से अभिप्राय यहाँ ये है कि किन विषयों पे संघ कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य कानून बनाएगा। तो यह सब चर्चाएं करी गई हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में। कुछ ऐसे विषय भी रखे गए हैं जिन पे संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ विषय ऐसे हैं जो मूल संविधान में थे, बाद में कुछ विषय जोड़े गए, कुछ विषय घटाए गए। तो एक तो प्रश्न यहाँ से आता है कि जैसे उसने पूछ दिया आपसे कि संघ सूची में, अब इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। अब प्रश्न आ गया कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, या राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो पहले तो आप ये याद रखें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में मूल संविधान में, ध्यान दीजिएगा, संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66, जबकि समवर्ती सूची में 47। यदि वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में संविधान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। एक तो ये डिजिट्स आप याद रखें अच्छे से। दूसरा, अब इन विषयों के बारे में भी पूछ देता है कि कौन कौन से विषय थे।
तो उन विषयों के बारे में भी आपको विस्तार से बताता हूं। संघ सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के मैंने कुछ विषय यहां लिख दिए हैं। बहुत विषय हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं कि 100 विषय तो संघ सूची में ही हैं। मैंने यहां लिख तो दिए हैं कुछ 8-10। आपको सारे 100 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, आप इससे अधिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह अवश्य पढ़ के जाएं क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन हिट होते हैं। सुरक्षा, देखिए संघ सूची के जो विषय हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने और याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़ के ही आप एकदम समझ जाएंगे कि ये संघ सूची के विषय, जैसे बैंकिंग, जैसे हम कहें बैंकिंग, रेलवे, बीमा, स्टॉक मार्केट, तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि किसी राज्य का नियंत्रण तो इस पे होता नहीं, रेलवे पे किसी राज्य का नियंत्रण तो है नहीं, स्टॉक मार्केट किसी राज्य की प्रॉपर्टी तो होती नहीं। तो इनको बस आप एक बार पढ़ लें, ध्यान आपको इधर देना है। सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधि, स्टॉक मार्केट, विदेशी ऋण, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय नदियां, यहां से काफी प्रश्न आता है, इसे याद रखें। अंतर्राज्यीय नदियां, बचत बैंक और बीमा, इसको अच्छे से पढ़ें, यह बिंदु अच्छे से पढ़ के जाएं। राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, तो देखिए पुलिस से प्रश्न कम आते हैं, रेलवे पुलिस से प्रश्न अधिक आते हैं। अब पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि रेल केंद्र का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, कारागार यानी कि जेल, पंचायती राज जिसके अभी चुनाव हुए जल्दी में, भू राजस्व, ये कुछ विषय याद रखें, इससे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा जो कि आप ग्रहण कर रहे हैं यहां, तो वो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची जैसा कि मैंने अभी बताया, वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची में डाला जाता है। तो परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक मामले, विवाह विच्छेद, विवाह और गोद लेना, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। अब इनको अच्छे से पढ़ें। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची में। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। 8वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित भाषाओं की चर्चा करी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, लेकिन अगर हम फिर वही बात, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो ये 22 भाषाएं नहीं थी, वहाँ मात्र 14 भाषाएं थीं और बाकी की भाषाएं यानी 8 अतिरिक्त भाषाएं हमारे संविधान के लागू होने के पश्चात भिन्न भिन्न संविधान संशोधनों में जोड़ी गई। वही मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान दें, नोट भी करें। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 है। अब ये जो 8 का गैप है, इसमें से सिंधी भाषा, सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन से, और संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो को 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो ये आपने इन 8 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये वो 8 अनुसूचियां हैं जो हमारे मूल संविधान में थी। हालांकि इस 8वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान बाद में जोड़े गए, लेकिन मुख्य रूप से ये 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में मूल रूप से थीं। अब हम उन 4 अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, वरन बाद में जोड़ी गई। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके उन 4 अनुसूचियों पर आता हूं। चलिए आते हैं अपनी नवीं अनुसूची की ओर। नवीं अनुसूची जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थी, बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो ये नवीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, यानी भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से। पहले जमींदारी हुआ करती थी, तो उसके उन्मूलन से और भूमि के सुधारों से संबंधित एक अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन से, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम में से कई बच्चे जानते हैं, आप में से कि पहला संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ, तो उस पहले ही संविधान संशोधन में इस नवी अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये कि भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित ये जो नवी अनुसूची जोड़ी गई, ये कहती क्या है, पहला तो ये आपको ध्यान रखना है, और बाद में इसमें क्या प्रावधान किए गए वह याद रखना है। तो ये कहती क्या है, पहले आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए। नवी अनुसूची में यह व्याख्यान किया गया है, यह प्रबंध किए गए हैं कि केंद्र और राज्य जिन कानूनों को इस नवी सूची में शामिल करेगा, यानी बहुत सारे कानून केंद्र और राज्य सरकार बनाती है संसद और विधानमंडल के द्वारा, तो जिन कानूनों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार नवी अनुसूची में डाल देगा,
उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। यानी न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, वह अधिकार उच्चतम न्यायालय नवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के द्वारा डाले गए कानूनों पर नहीं अप्लाई कर सकता। लेकिन यहाँ पे आपको एक बिंदु बहुत अच्छे से याद रखना है कि 24 अप्रैल 1975 के पश्चात के कानून, यानी जैसे 1951 में यह नवी अनुसूची डाली गई हमारे संविधान में, तो 1951 से लेके और 1974 तक तो यही परंपरा चलती रही। लेकिन 2007 में एक एक्ट आया, एक्ट क्या बल्कि एक्ट तो मैं गलती से कह गया, 2007 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया और उस फैसले के आधार पर यह कहा गया या निर्णय लिया गया कि 24 अप्रैल 1975 के पश्चात जो कानून सम्मिलित किए गए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो लिया 2007 में, लेकिन निर्णय लिया बहुत पहले से का। यानी कि उसने ये कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी केंद्र और राज्यों के द्वारा इस 9वीं अनुसूची में कानून जोड़े गए हैं वो हमारी न्यायिक समीक्षा के कटघरे में आएंगे। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये डेटा आप याद रखें, केंद्र और राज्यों के कानूनों की ऐसी सूची जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वह नवी अनुसूची में डाली गई। पहले संविधान संशोधन से डाली गई और कुल कानून कितने हैं यह भी ध्यान रखें, 284 लॉस इसमें हैं। इसमें राज्य और केंद्र दोनों के शामिल हैं। आइए 10वीं अनुसूची में, दा से 10वीं और दा से दल बदल, ऐसे याद रखें, दा से 10वीं, दा से दल बदल। तो दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों यानी विधान मंडल के सदस्यों के जो सदस्यता है, अर्हता है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। यह 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये जो संविधान संशोधन है ये विशेषता याद रखें, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची। आइए 11वीं और 12वीं से बहुत प्रश्न आते हैं, आपको इसमें तीनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन में 12वीं। पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची, जबकि नगरपालिकाओं से संबंधित है 12वीं। 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, जबकि 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। तीनों ही पॉइंट याद रखें, ये 29 विषय और 18 विषय का प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने अनुसूचियों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे, बिना स्किप किए अगर इसको अटेंड किए होंगे, अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे और 1 से 2 रिवीजन मारेंगे, तो इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका सवाल अनुसूचियों से गलत हो। 4 से 5 लेक्चर लिए जा चुके हैं, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, आज संविधान की अनुसूचियाँ आपने पढ़ी, संविधान सभा, ये 4-5 टॉपिक मेरे द्वारा कवर किए जा चुके हैं। आप STS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाके भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पर जाकर आप ये सारे वीडियोस पा सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन समस्त वीडियोस के लिंक्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। मन लगाकर पढ़े रहिए। नमस्कार।